वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर श्री गंगानगर के हिंदी विभाग की ओर से बीए द्वितीय वर्ष में के द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र का ये एक टॉपिक है। मैंने पहले वीडियो में नाटक के भारतीय तत्वों की चर्चा की थी और अब मैं नाटक के पाश्चात्य तत्वों के विषय में आपको बता रही हूँ। नाटक के भारतीय तत्व की जो चर्चा की थी वो नाट्य शास्त्र के समय से नाटक की स्थिति का वर्णन था। अरस्तू और होरेस के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में नाटक के मौलिक तत्वों का विकास हुआ, जिन्हें 6 तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया। कथावस्तु, चरित्र चित्रण, गीत, अभिनेता, भाषा शैली। कथावस्तु, इसे नाटक की आधारभूमि माना गया। इसका विन्यास 6 रंगों के रूप में स्वीकार किया गया: प्रस्तावना, प्रारंभिक घटना, विकासोन्मुख, क्रिया विन्यास, चरम सीमा, निर्गति और दुर्घटना। अरस्तु ने अपने विवेचन में चरम सीमा, निगति और दुर्घटना कथावस्तु के लिए संकलन त्रय पर विशेष बल दिया। चरित्र चित्रण, ये आधुनिक नाटकों का प्राण है। चरित्र चित्रण की अनेक शैलियां हैं, जिनमें वर्णनात्मक नाटकीय शैली प्रमुख है। इसके अनेक रूप उपलब्ध होते हैं: स्वगत कथन, रंगमंच निर्देश, वातावरण निर्माण, सापेक्षिक चित्रों के पात्रों की अवतारणा, नाटक की नाटकीय विषमता, क्रिया व्यापार आदि की व्यंजनात्मकता, संवाद युक्त पात्र। संवाद में वह विशेषता है कि वेशभूषा, पात्रों की अनुकूलता, वाग्वैदिक संक्षिप्तता, पूर्ण सार्थकता, भाषा शैली, सरलता एवं प्रसाद गुण संपन्नता का वर्णन होता है। तीसरा जो है ये संवाद है। तो अगला जो है गीत है। नाटक में गीतों की योजना अनेक दृष्टियों से आयोजित की जाती है। इसमें घटनामूलक नीरसता का निराकरण होता है, जो दूसरी ओर अवर्णनीय भूतकालिक घटनाओं का संकेत देता है। 5वां है अभिनेता। नाटक को नाटकगत रूप प्रदान करने का श्रेय अभिनेता को है। भाषा शैली, नाटक की भाषा शैली अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावपूर्ण होनी चाहिए और उसके लिए भाषा शैली को रखा गया है। देश काल परिस्थितियों की कतिपय विशेषताओं के अतिरिक्त नाटक का विकसित आधुनिक स्वरूप पाश्चात्य प्राच्य लगभग सभी देशों में अब समान तत्वों पर आधारित हो चुका है और ये तत्व इस प्रकार से हैं। तो मैं उन तत्वों की अब चर्चा यहाँ पर करने जा रही हूँ जो सर्व देश में सब एक साथ मान्य हैं। पहला है कथा वस्तु या प्लॉट। नाटक के इस तत्व पर समूचा प्रसाद निर्मित किया जाता है। इसके अभाव में नाटक की रचना संभव नहीं है। कथा वस्तु के आधार पर ही नाटकों के अन्य तत्वों का विकास होता है। नाटक की कथावस्तु का ग्रहण जीवन के विराट चित्रफलक से होता है, क्योंकि अन्य साहित्यिक विधाओं के समान ये विधा भी मानव जीवन से संबंध रखती है। नाटक की कथावस्तु के निर्माण के लिए उन्हीं घटनाओं का चयन करना चाहिए जो मानव जीवन के लिए नितांत उपयोगी हों। नाटक की कथा का उद्देश्य मानव जीवन को के उदात्त और भव्य बनाना है। कथा वस्तु में के संगठन में प्रवाह, गति, रोचकता, जिज्ञासा गुणों का समावेश अनिवार्य है। कथा वस्तु का आकार इतना सीमित होना चाहिए कि अभिनय
3-4 घंटों में पूर्ण हो जाए। कथा वस्तु की दृष्टि से हम निम्न अवस्थाओं में उसे विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्रारंभिक एक्सपोजिशन, प्रारंभिक। दूसरा है संघर्ष का विकास, राइजिंग एक्शन। तीसरा है चरम सीमा, क्लाइमेक्स या क्राइसिस। और चौथा है पोलिंग एक्शन, संघर्ष का ह्रास। और अगला है उपसंहार। प्राच्य भेदों में इन अवस्थाओं की प्रारंभ, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम की संज्ञा दी गई है। चरित्र चित्र, कैरेक्टराइजेशन। कथा वस्तु की समस्त घटनाओं का वहन करने के लिए नाटककार पात्रों का निर्माण करता है। सहृदयपेशक अपने जैसे मानव का ही अवलोकन करना चाहता है। यही कारण है कि नाटककार रंगमंच पर चरित्र के माध्यम से जीवित सत्य से परिचित कराकर नाटककार नाटक में स्वयं कुछ ना कहकर अपने विचारों को विभिन्न पात्रों के माध्यम से प्रेषित करता है। नाटकीय पात्रों का चरित्र मानव हृदय की विभिन्न अनुभूतियों, जीवन की विविध दशाओं, अनेक लोकादर्शों का संवहन करता है। इस संदर्भ में हेनरी ऑर्थर का कथन है कि जब तक नाटक कथानक, घटनाएं, परिस्थितियां चरित्र से संबद्ध नहीं होती, तब तक कोई भी नाटक अपेक्षाकृत दृष्टि से बुद्धिहीन बालक का बाल प्रयासी कहा जाएगा। चरित्र चित्रण की सफलता का विकास चरित्र चित्रण की सफलता पूर्ण विकास पर निर्भर करती है। चरित्रों का विकास स्वाभाविक रूप से नहीं होगा तो नाटक की कथा वस्तु दर्शकों पर भी अमिट प्रभाव डालने में असमर्थ होगी। नाटक में चरित्र चित्रण का विकास निम्न पद्धतियों के आधार माध्यम से किया जाता है। पहला, कार्यकलाप के द्वारा बाय एक्शन, कथोपकथन के द्वारा बाय डायलॉग और स्वगत भाषण के द्वारा बाय सेलियर। आधुनिक काल में कार्यकलाप के द्वारा तथा कथोपकथन के द्वारा ही अधिक महत्व प्राप्त है। इनके द्वारा ही चरित्र का अप्रत्यक्ष रूप से विकास होता है। स्वगत कथन से जो कथन चरित्र प्रत्यक्ष रीति से प्रस्तुत नहीं होते, उसे आजकल अस्वाभाविक घोषित करते हुए त्याग दिया गया है। उसे अस्वाभाविक घोषित कर दिया गया है। अन्य पात्रों के संभाषण द्वारा उनके आंतरिक भाव विचार निर्देशित होते हैं। चरित्र चित्रण को एक प्रभावशाली व यथार्थ रूप से प्रस्तुत करने के लिए नाटककार को अत्यंत सावधानी से कार्य करना पड़ता है। नाटककार द्वारा रचित आदर्श वही होते हैं जिसमें तटस्थता, संक्षिप्तता व सूक्ष्मबद्धता होती है। और अगला है कथोपकथन या डायलॉग। कथोपकथन नाटक का मूल आधार है और इसके अभाव में कथा वस्तु व चरित्र का विकास असंभव है। काव्य व उपन्यास में कथोपकथन की व्यंजना सरसता के लिए की जाती है, किंतु नाटककार का तो वह प्राण है। संवादों के माध्यम से नाटककार पात्रों के द्वारा समाज में तादात्म्य स्थापित करने में समर्थ होता है। इसमें पात्रों को अपनी सफल अभिव्यक्ति में सहायता में अपने मनोभावों की सफल अभिव्यक्ति में सहायता भी मिलती है और ये आवश्यक तत्व भी हैं। इसी कारण भरत मुनि ने इसको नाट्यशास्त्र में संवादों को प्राण कहा है और नाट्य को शरीर कहा है। सामान्यतः नाटकों में संवादों के 4 प्रयोजन स्वीकार किए गए हैं: कथा वस्तु का विकास करना, देश काल के चित्रण में सहायक होना, कथा वस्तु में सजीवता, सरसता का समावेश करना, पात्रों के मनोभावों और विचारों को अभिव्यक्त कर
चरित्र चित्रण में सहायक होना। नाटक में संवाद भाषा परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए। अगला जो है महत्वपूर्ण तत्व है पाश्चात्य और आधुनिक तत्वों में से देशकाल और वातावरण, जिसे टाइम, प्लेस एंड एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत स्थान, समय के साथ साथ रीति रिवाज, रहन सहन के ढंग, पात्रों की वेशभूषा, शिष्टाचार, आचार विचार, व्यवहार, चिंतन, वार्तालाप की भाषा शैली तथा कथा की प्राकृतिक पृष्ठभूमि आदि सभी को समाविष्ट किया जाता है। इसमें कथा वस्तु को समकालीन वातावरण प्राप्त होता है। पाश्चात्य विचारकों में इसकी स्वाभाविकता की रक्षा के लिए संकलन त्रय का विधान करने को कहा गया है। इसके अंतर्गत कार्य की एकता, किसी भी नाटक को अभिनव आदि से अंत तक एक ही कार्य से संबंध होना चाहिए। दूसरा, स्थान की एकता, जो घटना दिखाई देती है वह एक ही देश से संबद्ध होनी चाहिए। समय की एकता, वह उतने ही समय की हो जितना समय अभिनय में लगता है। संकलन त्रय में इन तीनों कार्यान्वितियों का विवेचन होता है। इसके कारण नाटक में प्रभाव उत्पादकता उत्पन्न होती है तथा नाटककार अपने उद्देश्य में सफल होता है। आधुनिक नाटकों में इस गुण का तिरस्कार किया जाता है। अब अगला जो तत्व है महत्वपूर्ण, वो है भाषा एवं शैली, लैंग्वेज एंड स्टाइल। नाटक की भाषा साहित्य एवं शिष्टजनों के प्रयोग में होने वाली बोलचाल की भाषा से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। साहित्यिक कहने का तात्पर्य है कि साहित्यिक भाषा तो हो, पर वो जो है बहुत क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए, बोलचाल की ही भाषा होनी चाहिए, उससे बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। प्रेक्षागृह में अभिजात वर्ग के लोगों की अपेक्षा सामान्य जनता की संख्या अधिक होती है, किंतु भाषा के नाम पर, साधारण लोक भाषा के नाम पर चलती भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। भाषा के प्रयोग में रसात्मकता होनी चाहिए, जो ना तो सामान्य जन की क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए, जो ना तो सामंजस्य जन को भाषा में उपलब्ध होती है, ना ही पांडित्यपूर्ण कृत्रिम प्रयोग में आ सकती है। भाषा में स्वाभाविकता के लिए पात्रों को सामाजिक स्तर पर के आधार पर अनेक संवादों का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि एक अनपढ़ मजदूर की भाषा एक विज्ञान की भाषा के स्तर में अंतर होता है। यदि उन्हें एक ही स्तर पर कर दिया जाए तो अभीष्ट की प्राप्ति में हानि होती है। वो प्रभाव नहीं जम सकेगा जो प्रभाव नाटक का जमना चाहिए। अगली बात जो हम कहेंगे, नाटक की शैली सरस एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। दुर्बोध शैली कृत्रिम सी लगती है। नाटक का सर्वांगीण प्रभाव उसमें सुरक्षित नहीं रहता। नाटक में 4 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जाता है: सात्वती वृत्ति, आर्भटी वृत्ति और भारती वृत्ति। तो ये जो है 4 वृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य के विषय में पाश्चात्य व भारतीय विद्वानों के विचारों में पर्याप्त अंतर है। ये नाटक की रचना करते समय करता है। वस्तुतः नाटक की सफलता असफलता उसमें निहित उद्देश्य पर निर्भर होती है। अन्य कलाकारों की तरह नाटककार अपने विचार अनुकूल जगत जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करता है तथा संबद्ध समस्याओं पर टीका टिप्पणी करता है। नाटक तत्वों में मूल उद्देश्य निहित रहते हैं। नाटककार इनमें से कुछ एक को या सभी को नाटक की रचना कर सकता है, इस पर कोई प्रतिबद्ध नहीं है। यदि किसी नैतिक आदर्श की स्थापना करना चाहता है तो दूसरा कोई देश या जाति के उत्थान पतन को लेकर नाटक की रचना करता है, आदर्श का चित्रण करता है, कोई यथार्थ का समन्वय प्रस्तुत करता है। चौथा, जीवन से संबद्ध समस्याओं की व्याख्या व समाधान प्रस्तुत करना। नाटक के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। मनोवेगों को जागृत करने के लिए भी नाटक का
की रचना की जाती है। इसमें जो है 9 रसों को वर्णित किया जाता है, जो उत्साह, क्रोध, विस्मय आदि मनोवेगों को जागृत करने वाले होते हैं। श्रृंगार, वीर आदि रसों में निमग्न होना चाहिए जो श्रोता एवं दर्शक है। इसके अतिरिक्त समसामयिक समस्याओं को आवश्यकता अनुसार प्रचलित जीवन के आदर्शों का समन्वय करके एक नए जीवन दर्शन का जो दिग्दर्शन है वो नाटककार अपने नाटकों में कर सकता है। तो उद्देश्य जो है नाटक के भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कोई भी उद्देश्य किसी भी नाटककार का हो सकता है, पर उसमें जो आवश्यक है वो 9 रसों का परिपाक करना, समसामयिक समस्याओं को उठाना इत्यादि आवश्यक है, जिससे जो है मनोवेगों पर को से एक निश्चित आदर्श प्रस्तुत किया जाए, एक निश्चित दिशा दी जाए और जो आनंद भी प्रदान करते हैं और जनता के अनुसार भी हों। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमने चर्चा की नाटक के पाश्चात्य भेदों की।